मेटल्स हैं क्या? अगर मेटल ना होते तो क्या होता? 300 मीटर ऊंचा एफिल टावर क्या बन पाता? बनता तो किससे बनता? शायद लकड़ी से। पर उसकी लाइफ कितनी होती? मे बी 10 साल, 20 साल, 50 साल। मेरे हाथ में ये जो स्टाइलस है वो किसका बना हुआ है? ये भी जो है मेटल का ही बना हुआ है। क्या ये प्लास्टिक का बन सकता था? अगर प्लास्टिक का बनता तो क्या होता? क्या स्टाइलस यूज हो पाता? पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एलिमेंट मेटल क्यों हैं? इसका क्या रीजन है? मेटल्स के क्या यूज हैं? मेटल की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे हम इस वीडियो में। मैं हूं वेद सर, योर केमिस्ट्री टीचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटल्स हैं क्या? अगर मेटल ना होते तो क्या होता? 300 मीटर ऊंचा एफिल टावर क्या बन पाता? बनता तो किससे बनता? शायद लकड़ी से। पर उसकी लाइफ कितनी होती? मे बी 10 साल, 20 साल, 50 साल। मेरे हाथ में ये जो स्टाइलस है वो किसका बना हुआ है? ये भी जो है मेटल का ही बना हुआ है। क्या ये प्लास्टिक का बन सकता था? अगर प्लास्टिक का बनता तो क्या होता? क्या स्टाइलस यूज हो पाता? पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एलिमेंट मेटल क्यों हैं? इसका क्या रीजन है? मेटल्स के क्या यूज हैं? मेटल की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे हम इस वीडियो में। मैं हूं वेद सर, योर केमिस्ट्री टीचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटल्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन यानी कि कैटायन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। यानी कि ऐसे एलिमेंट जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, कैटायन बनाने के लिए आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, उनको हम मेटल की कैटेगरी में रखते हैं। तो मेटल की कैटेगरी के बाद अब हम बात करते हैं मेटल के एग्जांपल्स की कि मेटल के एग्जांपल्स क्या क्या हैं। तो मेटल के एग्जांपल हैं एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, टिन, गोल्ड, लेड, सिल्वर, टिटेनियम, यूरेनियम एंड जिंक। इसके अलावा भी काफी सारे मेटल्स हैं जिनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। तो हम बात कर लेते हैं इन सभी के सिंबल्स की। एल्युमिनियम का सिंबल होता है एल्युमिनियम, कॉपर का सिंबल Cu, आयरन का सिंबल Fe, टिन का सिंबल Sn, गोल्ड का सिंबल Au, लेड का सिंबल Pb, सिल्वर का सिंबल क्या है? सिल्वर का सिंबल है Ag, टिटेनियम का सिंबल क्या है? Ti, और यूरेनियम जो कि एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, यानी कि इसमें से लगातार अल्फा और बीटा रेस निकलती रहती हैं, तो इसको हम रेडियोएक्टिव एलिमेंट मानते हैं। और जिंक जो है उसका सिंबल होता है Zn। जिंक भी एक मेटल है। इसके अलावा भी अदर एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आयरन हो चुका है, कॉपर हो चुका है, प्लेटिनम एक बहुत ही जो है नोबल मेटल है। ये सभी क्या हैं? मेटल्स हैं। तो मेटल के बाद देख लेते हैं कि मेटल होती कैसे हैं। मेटल जो होती हैं इसमें से कॉपर के वायर बनाए जाते हैं, लेड जिसका यूज जो है बैटरियों में किया जाता है, टिन इसका यूज जो है लोहे की चादर बनाने में करते हैं, निकल काफी ज्यादा चमकीला होता है, स्टील जिसके पाइप बनाए जाते हैं। स्टील एक एलॉय है, यानी कि दो मेटल्स, दो या दो से अधिक मेटल को मिलाकर के स्टील बनाया जाता है। और जिंक ये भी जो है एक मेटल है। तो ये सारे ही एग्जांपल्स किसके हैं? ये सारे ही एग्जांपल्स जो है वो मेटल के हैं। पीरियोडिक टेबल में काफी सारे एलिमेंट्स मेटल होते हैं। इसका रीजन क्या है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं तो हाइड्रोजन से लेकर के ट्रांसमियम, यहाँ की साइड में काफी सारे मेटल जो है वो क्या है? सारे एलिमेंट इधर के साइड में हाइड्रोजन को छोड़ करके मेटल है। तो ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाने पर जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज होता है। इंक्रीज क्यों होता है? अगर हम लिथियम से बात करें ट्रांसमियम तक की, तो लिथियम जो है उसकी साइज छोटी है और ट्रांसमियम उसकी साइज बड़ी है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर क्या बढ़ रहा है? ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक नंबर तेजी से इंक्रीज हो रहा है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 और ट्रांसमियम का एटॉमिक नंबर है 87। अब इतना तेजी से एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने पर क्या होता है? साइज बढ़ती चली जाती है।
और दूसरी बात ये है, लिथियम के पास में 3 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है। फ्रांसियम की बात करें तो 87 प्रोटॉन है और 87 इलेक्ट्रॉन है। अब इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो इसका कोर जो है, फ्रांसियम का जो न्यूक्लियस है, फ्रांसियम के न्यूक्लियस में काफी सारे प्रोटॉन्स हैं। इन प्रोटॉनों की वजह से क्या होगा, इन प्रोटॉनों की वजह से ये 87 इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है, उन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने की वजह से क्या होगा, ये काफी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब स्टेबल होने के बाद इसमें से क्या चीज निकल सकती है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है। तो ऊपर से नीचे जाने पर चूंकि साइज इंक्रीज होती जाती है, साइज इंक्रीज होने पे जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ती जाती है और जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगी तो उतना ही हमको कम एनर्जी लगानी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ने की वजह से डिस्टेंस बढ़ता है और इलेक्ट्रॉनों के ऊपर इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग पाता, जिसके कारण वो इजीली निकल जाते हैं। तो ऊपर से नीचे जाने पर मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो गया। अब बात करते हैं लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जाने पर भी एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। लिथियम से अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो लिथियम से लेकर के फ्लोरीन तक जाने में एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है 3, इधर एटॉमिक नंबर है 9। अब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने पे क्या होता है, यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज तो हो रहा है बट साइज इनकी डिक्रीज होती जा रही है, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके लिए आउटर मोस्ट सेल जो है वो लिथियम और फ्लोरीन इन दोनों के लिए ही सेम है। अब इन दोनों के लिए अगर आउटर मोस्ट सेल जो है वो सेम है और इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है, तो प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होने की वजह से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगने की वजह से लास्ट इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर काफी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो साइज जो होगी वो घटती चली जाएगी, यानी कि लिथियम की साइज बड़ी होगी और फ्लोरीन की साइज छोटी होगी। अब इस छोटी साइज में से क्या इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा, वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के पास में है उसको निकालना टफ होगा। यानी कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो मेटेलिक कैरेक्टर है, जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होगा। तो इस वजह से रीजन ये आता है कि काफी सारे एलिमेंट मेटल हो जाते हैं, क्योंकि इधर के साइड की जो टेंडेंसी है वो मेटेलिक कैरेक्टर इधर से लेके इधर की तरफ मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है और इधर की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। और काफी सारे एलिमेंट जो हैं उनके कोर में नंबर ऑफ प्रोटॉन इतने ज्यादा है जिसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज तो कर सकते हैं बट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं रखते। यही मेन रीजन होता है कि पीरियोडिक टेबल में काफी सारे एलिमेंट जो होते हैं वो मेटल होते हैं। तो ये जो ग्रीन कलर से जितने एलिमेंट्स शो किए गए हैं, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम और इसके अलावा आर्सेनिक, ये सारे एलिमेंट इनके इधर साइड में क्या है, नॉन मेटल है। इनके इधर साइड में जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी मेटल्स हैं और ये सब खुद क्या है, ये सब सेल्फ में क्या है, दोनों के बीच का कैरेक्टर रखते हैं, यानी कि ना तो मेटल है और ना ही नॉन मेटल है, बल्कि ये क्या होते हैं, बल्कि ये जो होते हैं ये मेटलॉइड होते हैं। नेक्स्ट अब हम कवर करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। बात करते हैं हम लोग मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है हार्डनेस। मेटल हार्ड क्यों होते हैं, इसका रीजन क्या है, हार्डनेस क्या है, मोस्ट ऑफ द मेटल एलिमेंट्स आर हार्ड। काफी सारे जो मेटल एलिमेंट हैं वो हार्ड हैं। ये हार्डनेस किसकी वजह से है, ये हार्डनेस जो है मेटल की वो उनके बीच में बनने वाले मेटेलिक बॉन्ड की वजह से है। अब मेटेलिक बॉन्ड को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, मेटेलिक बॉन्ड को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये मेटल एलिमेंट है, एक दूसरा मेटल एलिमेंट है, दोनों एटम्स, इनका न्यूक्लियस, अब मेटल अगर है तो मेटल का जो न्यूक्लियस होता है उसमें काफी सारे प्रोटॉन्स होते हैं, तो जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे उतने ही उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो बाहर के साइड में इलेक्ट्रॉन्स हैं और अंदर के साइड में क्या है, अंदर के साइड में जो है प्रोटॉन्स हैं। अब प्रोटॉन्स जो होंगे न्यूक्लियस में प्रेजेंट जो प्रोटॉन्स होंगे, एक एटम दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा।
यानी कि ये जो न्यूक्लियस में काफी सारे प्रोटॉन्स हैं, ये इस दूसरे एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको काफी ज्यादा मजबूती से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सेम ऐसे ही जो दूसरा एटम है, दूसरा एटम भी उसका जो न्यूक्लियस है उसके प्रोटॉन्स जो होंगे दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अब ये जो अट्रैक्शन है, चूंकि मेटल जो होता है उसके न्यूक्लियस में काफी सारे प्रोटॉन्स होते हैं, उसके वजह से बहुत ही स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण इनके बीच में मेटेलिक बॉन्ड बनता है। तो मेटल की हार्डनेस का जो रीजन है वो इनके बीच में बनने वाला स्ट्रांग मेटेलिक बॉन्ड है, जिसके वजह से ये काफी ज्यादा जो होते हैं स्ट्रांग होते हैं, काफी ज्यादा हार्ड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद में हार्डनेस के बाद में मेटल के स्ट्रेंथ की। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि सबसे हार्ड मेटल कौन सी है। तो सबसे हार्ड जो मेटल है वो है टंगस्टन। टंगस्टन का यूज कहां पर होता है? टंगस्टन का यूज हम लोग बल्ब को बनाने में करते हैं। बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? वो टंगस्टन का बना होता है, और टंगस्टन जो है सबसे हार्डेस्ट मेटल भी है। नेक्स्ट जो है मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोगों ने हार्डनेस को देखा। नेक्स्ट जो है स्ट्रेंथ। अब मेटल अगर हार्ड होंगी तो उनकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा होगी। मेटल जो होती है वो काफी ज्यादा मजबूत होती हैं, काफी ज्यादा टेंसाइल होती हैं। इसी टेंसाइल प्रॉपर्टी के वजह से ही हम इनको जो है अगर खींचने पर भी ये नहीं टूटती हैं, यानी कि मेटल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसी रीजन से तो एफिल टावर जो है वो मेटल का बनाया गया है, नहीं तो एफिल टावर जो है वो लकड़ी का भी बनाया जा सकता था। तो मेटल जो होती हैं उनको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और इनका हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, यानी कि खींचने पर भी ये नहीं टूटती हैं। बिकॉज ऑफ दिस बिग स्ट्रक्चर्स आर मेड यूजिंग मेटल्स। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को पहले ही एफिल टावर का बता दिया है। तो जैसे कि कॉपर और आयरन, इन सभी का यूज काफी ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनाने में करते हैं। अगर मेटल ना होते तो लोहे की जितनी भी पुल हैं वो ना बनती, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सभी जो है नहीं बन सकते थे। तो मेटल का काफी मेटल के स्ट्रेंथ की वजह से इसका यूज काफी सारे इक्विपमेंट बनाने में भी होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की। तो स्ट्रेंथ के बाद अगली प्रॉपर्टी जो है वो है इनके स्टेट की। तो मेटल का स्टेट कैसा होता है? काफी सारी मेटल्स चूंकि इनमें स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होता है उसकी वजह से ये जो होती हैं सॉलिड होती हैं और काफी ज्यादा जो है हार्ड होती हैं। तो मेटल जो होती हैं वो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट फ्रॉम मरकरी, यानी कि Hg को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग सारी मेटल्स जो होती हैं वो रूम टेम्परेचर पर क्या होती हैं? वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड की स्टेट में मिलती हैं। लेकिन इसके कई सारे एक्सेप्शन भी हैं। अकेले केवल Hg ही ऐसी मेटल नहीं है जो कि रूम टेम्परेचर पर जो है लिक्विड स्टेट में होती है। Hg के अलावा, मरकरी के अलावा गैलियम और इसके अलावा जो है सीजियम, ये दोनों भी ऐसी मेटल्स हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे क्या होती हैं? लिक्विड स्टेट में मिलती हैं। गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 30 डिग्री सेल्सियस और जो सीजियम है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 28 डिग्री सेल्सियस। यानी कि गर्मियों के दिनों में अगर हम गैलियम या फिर सीजियम को अपने हाथ पर भी रख लेंगे तो हाथ के बॉडी के टेम्परेचर से ही ये मेटल्स जो होती हैं क्या हो जाएंगी? ये मेटल्स जो है वो पिघल जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी। तो हम लोगों ने पढ़ा जो है मेटल क्या स्टेट कि मेटल कौन से स्टेट में मिलते हैं। अब स्टेट के बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं साउंड की। मेटल से निकलने वाली जो साउंड्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं सोनोरस साउंड। मेटल से कौन सी साउंड निकलती है? मेटल से सोनोरस साउंड निकलती है। तो मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, यानी कि मेटल को अगर पीटा जाएगा किसी भी छोटे से हथौड़े से तो उनमें से घंटी के जैसी जो है एक स्वीट सी वॉइस आती है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सोनोरस साउंड। और मेटल के इस साउंड को क्या बोलते हैं? मेटल के इस साउंड को मेटेलिक साउंड भी बोलते हैं। इसी प्रॉपर्टी की वजह से मेटल का यूज जो होता है वो घंटियों को बनाने में करते हैं, बेल्स को बनाने में करते हैं। तो स्कूलों की घंटियां किसकी बनी होती हैं? जो स्कूलों में घंटियां लगती हैं वो मेटल की बनाई जाती हैं।
अब इसके बाद में साउंड के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडक्शन की। कंडक्शन क्या है? इसके पहले मैंने आप लोगों को मेटेलिक बॉन्ड के बारे में बताया था कि मेटल्स के अंदर क्या होते हैं, मेटल्स के अंदर मेटेलिक बॉन्ड होते हैं। तो कंडक्शन क्या है? मेटल जो होते हैं वो चार्ज को कैरी करते हैं, यानी कि अगर मेटल के दोनों साइड में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा तो वो चार्ज को कैरी करेंगे, चार्ज एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो मेटल जो होते हैं वो चार्ज को कैरी कर सकते हैं, इसलिए इनका यूज जो होता है वो कंडक्टर बनाने में करते हैं। यानी कि मेटल जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, और इसी वजह से इनका यूज इलेक्ट्रिक वायर और जो होते हैं जितने भी बर्तन होते हैं जिनमें खाना बनाना जिनको खाना बनाने के लिए यूज किया जाता है उनको जो है बनाया जाता है, जैसे कि एल्युमिनियम के काफी सारे बर्तन जो है वो बनाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कैसे करते हैं, तो मेटल जो होते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक एटम से दूसरे एटम तक इलेक्ट्रिसिटी को जो है पहुंचा सकते हैं। इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट कर सकते हैं। कंडक्टिविटी की सीरीज की बात की जाए तो जो कंडक्टिविटी की सीरीज है वो जो है सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होती है चांदी की Ag। उसके बाद किसकी कंडक्टिविटी होती है, उसके बाद कंडक्टिविटी होती है कॉपर की, और कॉपर के बाद कंडक्टिविटी होती है, कॉपर के बाद कंडक्टिविटी जो है होती है गोल्ड की, और गोल्ड के बाद तब आता है एल्युमिनियम। अब आप लोग बताइए कि इन सभी में से किसका वायर सबसे अच्छा होगा, तो आप सभी लोग कहेंगे सबसे अच्छा वायर जो है वो चांदी का होगा, Ag का होगा। लेकिन अब चांदी वो भी तो कॉपर से महंगी है, अब महंगी होने की वजह से चांदी का यूज जो है वायर बनाने में नहीं करते, बल्कि कॉपर का यूज जो है किया जाता है। और कॉपर के बाद अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो गोल्ड की अच्छी है, लेकिन अब गोल्ड की कंडक्टिविटी अच्छी तो है बट गोल्ड इतनी महंगी मेटल है कि क्या हम उसके जो तार होंगे उनको अफोर्ड कर पाएंगे, उनके तार को तो हम अफोर्ड कर नहीं पाएंगे। इस वजह से कॉपर और एल्युमिनियम का ही यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक वायर बनाने में। लेकिन कंडक्टेंस इतनी ज्यादा होती है कि इन वायर के ऊपर पीवीसी की कोटिंग करना जरूरी है, वरना हम लोगों को क्या हो सकता है, करंट लग सकता है, क्योंकि हम लोग तो बहुत ही अच्छे जो है इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडक्टिविटी के बाद में, कंडक्टिविटी के बाद में दूसरी प्रॉपर्टी की। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, तो दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या है, मेलेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज को पीटने पर उसका जो, किसी भी चीज को पीटने पर उसका किसी भी चीज को पीटने पर उसका जो शेप है वो बदल जाना। तो मेलेबिलिटी क्या है, अगर हम लोहा, चांदी, सोना इन सभी को पीटते हैं तो ये क्या होते जाते हैं, बिना टूटे ही फैलते चले जाते हैं। इसी प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी कहा जाता है। तो मेलेबिलिटी, सबसे ज्यादा मेलेबल मेटल कौन सी है, सबसे ज्यादा जो मेलेबल मेटल है वो है गोल्ड। सबसे ज्यादा मेलेबल मेटल कौन सी है, गोल्ड। गोल्ड की मेलेबिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि गोल्ड से इतनी पतली पतली चादरें बनाई जा सकती हैं कि 1,00,000 चादरों की, सोने की 1,00,000 चादरों की मोटाई केवल 1 सेंटीमीटर होती है। तो सबसे ज्यादा मेलेबल मेटल कौन सी है, सबसे ज्यादा मेलेबल मेटल है गोल्ड। और मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी की वजह से मेटल की पतली पतली चादरें बनाई जाती हैं, और मेटल का यूज बड़े बड़े पानी के जहाज और हवाई जहाजों को बनाने में भी करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अब हम बात करते हैं मेलेबिलिटी के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टाइलिटी। डक्टाइलिटी क्या होता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, डक्टाइलिटी। डक्टाइलिटी क्या होता है,
अगर हम मेटल को पकड़ करके खींचते हैं तो मेटल जो है बिना टूटे लंबे तार में परिवर्तित किए जा सकते हैं, यानी कि उनके वायर बनाए जा सकते हैं। तो मेटल की इस प्रॉपर्टी को, इस टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल होने की वजह से उसके पतले पतले वायर बनाए जा सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? डक्टाइलिटी बोलते हैं। अब अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा गोल्ड। गोल्ड जो है ये सबसे ज्यादा मेलेबल भी है और सबसे ज्यादा डक्टाइल एलिमेंट भी है। यानी कि गोल्ड की बात करें, उसकी डक्टाइलिटी की बात करें, तो 1 ग्राम सोने से लगभग 1 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है, यानी कि बिना टूटे 1 किलोमीटर लंबी वायर। बट सोचो वो वायर कितनी पतली होगी जो 1 ग्राम सोने से बनाई जाएगी और 1 किलोमीटर लंबी होगी। नेक्स्ट, अब इसके बाद में हम अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। डक्टाइलिटी की प्रॉपर्टी की वजह से मेटल का यूज जो है वायर बनाने में करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल में मैंने पहले ही बताया है कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होने की वजह से इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर मुझे किसी भी मेटल को मेल्ट करना है या बॉइल करना है तो सबसे पहले मेल्ट होगा, फिर बॉइल होगा। तो मेल्ट करने के लिए दो एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को पहले कम करना पड़ेगा, क्योंकि मेटल सॉलिड स्टेट में है। अब जब इनको हम धीरे धीरे टेम्परेचर देते जाएंगे तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा। लेकिन मेटल के बीच में स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होते हैं, तो उनको कम करने के लिए, उनको घटाने के लिए हम लोगों को काफी ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट है वो भी काफी हाई होता है, काफी शार्प होता है, और जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो भी काफी ज्यादा होता है। तो हम एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं कुछ मेटल के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं आयरन एंड कॉपर। ये दोनों ही जो है, आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस है, और जो कॉपर है उसके लिए कितना है? उसके लिए लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस है। बट जो पारा होता है, मरकरी होता है, वो ऑलरेडी जो है रूम टेम्परेचर पर मेल्ट फेज में मिलता है। और इसके अलावा जो है गैलियम और जो है सीजियम, ये दोनों भी इनके लिए काफी ज्यादा जो होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। आज के वीडियो में हम लोगों ने मेटल के बारे में जाना, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम लोग मेटल के केमिकल बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दो, शेयर तो तुम लोग कर ही दोगे।